डिप्टी डीओ, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स, हमारे स्कूल से आए हुए सभी हेडमास्टर साहब, प्रिंसिपल साहब, बीआरसी, बीओ, बीईओ और अन्य साथी लोग, सबसे पहले तो मैं आप सबका अभिवादन और धन्यवाद देता हूं कि आपने आज हमें यहाँ पर बुलाया यू डाइस के ऊपर चर्चा करने के लिए। मैं राज्य स्तर पर कार्य करने वाले आपके यू डाइस के अधिकारी हैं डॉक्टर बालकिशन यादव और स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री आलोक वर्मा जी, और हमारे मेवात जिले में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और बाकी के अधिकारी हैं, उन सबका तहे दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज हम यू डाइस के ऊपर चर्चा करने के लिए ही यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। दोस्तों, इस तरह की चर्चा हम पूरे हिंदुस्तान में करते हैं। पिछले एक वर्ष में करीबन 25-26 राज्य में व्यक्तिगत रूप से गया हूं और वहां पर लोगों से बातचीत की है। आप लोगों से चर्चा करने से ऐसे लगता है कि हम लोगों ने काफी कुछ तो अचीव कर लिया है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में के संदर्भ में, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिसके ऊपर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अभी पिछले एक महीने के अंदर ही हम गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और आज यहाँ पर मेवात जिला में हैं और अगले सप्ताह गुड़गांव में भी इस तरह का कार्यक्रम करेंगे। इस तरह की चर्चा करने से हमारा निश्चित रूप से ये मानना है कि हम डेटा की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी, कवरेज, शेयरिंग, डिसेमिनेशन, यूटिलाइजेशन और भी अच्छा बेहतर कर सकते हैं। आज यूनिफाइड डाइस इस स्थिति में पहुंच गया है पढ़ने चाहिए थे कि उसको केवल भारत में ही नहीं, बच्चे कहाँ गए, भारत के बाहर भी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी उसको रिकॉग्निशन मिला है, मान्यता मिली है। और इस सब का श्रेय अगर जाता है तो आप सब लोगों को ही जाता है। आज तो दोस्तों केवल यहाँ पर मेवात जिला के हेडमास्टर साहब, प्रिंसिपल साहब, बीआरसी, बीईओ, डीईओ यही इकट्ठे हुए हैं, लेकिन पूरे भारत में अभी हमने सभी 36 राज्य, जिसमें बाइफरकेटेड आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी है, 680 जिले, करीबन 7,200 ब्लॉक्स, 8400, 8,400 क्लस्टर्स और 5,94,000 गांवों को भी डाइस में से जोड़ दिया है। पूरे भारत में 30 सितंबर 2004 को करीबन 15,16,892 स्कूल हमसे जुड़ गए थे। उसमें करीबन 3,50,000 प्राइवेट एडेड और अनएडेड स्कूल्स भी हमसे जुड़े हुए हैं। आप जो डेटा हमें देते हैं, जो स्कूल से डेटा आप भर के हमें डेटा कैप्चर फॉर्मेट या प्रपत्र के माध्यम से भर के भेजते हैं, उसके मार्फत हम पूरे भारत में इन 15,16,892 स्कूल में करीबन 85 लाख टीचर का डेटा भी मैनेज कर रहे हैं। और आपको पता है टीचर का डेटा डाइस में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। उन सब बिंदुओं के ऊपर जानकारी आप लोग हासिल करते हैं, इकट्ठा करते हैं, जो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो नियोजन प्लानिंग करते हैं, जो चाहिए वो सब उसके अंदर है। करीबन 85 लाख टीचर का कॉम्प्रिहेंसिव डेटा भी हमारे पास में है। उसके अलावा आप लोग जो जानकारी हमें देते हैं, उसमें 1 से 5 कक्षाओं के करीबन 130 मिलियन यानी कि 13 करोड़ बच्चों की जानकारी भी हमारे पास में है। अपर प्राइमरी में यानी कि कक्षा 6, 7 और 8 में करीबन 67 मिलियन यानी कि 6 करोड़ 70 लाख बच्चे की जानकारी भी हमारे पास में है। पूरे 1 से 8 कक्षाओं में करीबन 19 करोड़ 70 लाख बच्चे हैं हमारे यहाँ पर। और अगर
10वीं, 11वीं, 9वीं और 12वीं को भी अगर हम जोड़ लें तो करीबन 62 मिलियन यानी कि 6 करोड़ 20 लाख बच्चे भी 9, 10, 11, 12 कक्षाओं में हैं। पूरे भारत में 1 से 12 कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या करीबन 25 करोड़ 90 लाख है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका कार्य, जिस कार्य से यूनिफाइड डाइस से आप जुड़े हुए हैं, वो कार्य कितना बड़ा है। ये छोटा कार्य नहीं है। आपके लेवल पे केवल कुछ स्कूल ही है, केवल 5 ब्लॉक ही है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में 7,400 ब्लॉक है, 7,200 ब्लॉक है, 8400 क्लस्टर्स हैं और 15 लाख से भी ज्यादा विद्यालय हमसे जुड़ गए हैं। आज डाइस इस स्थिति में पहुंचा है, ये केवल आप लोगों की मेहनत की वजह से ही यहां पर पहुंचा है। आपने इतने वर्षों में जो मेहनत की है, उसी की वजह से आज डाइस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मान्यता मिली है। मैं थोड़ा सा आपको इतिहास में यानी कि हिस्ट्री में ले जाता हूं, ये कब शुरू हुआ था और आज हम कहां पहुंच गए हैं। ये जानकारी भी होना हम सब लोगों के लिए जो यूनिफाइड डाइस के कार्य से जुड़े हुए हैं आवश्यक है। दोस्तों, आपको पता ही होगा 1994-95 में डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जिसको प्रचलित रूप से डीपीईपी के नाम से जाना जाता है, वो वर्ल्ड बैंक की सहायता से शुरू किया गया था। जब ये कार्यक्रम शुरू होने वाला था तो भारत सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में ये मान्यता बनी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो ठीक ठाक नहीं है। जिन बिंदुओं पे डेटा चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। जिस जगह पे डेटा चाहिए, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्कूल लेवल पे, वो डेटा इकट्ठा अवेलेबल नहीं है। और डीपीईपी की प्लानिंग करने के लिए, डीपीईपी की मॉनिटरिंग करने के लिए, डीपीईपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जैसा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए वैसा नहीं है। तो उन्होंने तय किया 1994-95 में क्यों नहीं एक ऐसा कंप्यूटराइज्ड एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया जाए जिसमें द यूनिट ऑफ डेटा कलेक्शन इज स्कूल और यूनिट ऑफ डेटा डिसेमिनेशन इज डिस्ट्रिक्ट। ये 1994-95 की बात है। और इस कार्य को करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने न्यूपा को, जो उस वक्त नीपा था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 2008 के बाद में नीपा अब नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन बन गया है। एक वर्ष में हम करीबन 100 कार्यक्रम अलग अलग स्तर पर एजुकेशन में कार्य करने वाले अधिकारियों के लिए एजुकेशन प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के क्षेत्र में करते हैं। लेकिन जब से विश्वविद्यालय बन गया है, अब हम लोग एमफिल और पीएचडी की डिग्री भी देने लग गए हैं। लेकिन ये सब स्पेसिफिकली एजुकेशनल प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में ही ये डिग्रियां दी जा रही है। हमारा विश्वविद्यालय ने करीबन 10 पीएचडी स्कॉलर और करीबन 60 एमफिल स्कॉलर भी पास आउट हो गए हैं। और ये सब लोग अलग अलग विभागों में अच्छी नौकरियां अब कर रहे हैं। तो वो जिम्मेवारी एक कंप्यूटराइज्ड एजुकेशनल मैनेजमेंट सिस्टम को तैयार करने की 94-95 में भारत सरकार ने नीपा को दी थी। और नीपा ने उस वक्त एमएचआरडी के साथ और यूनिसेफ के साथ में हाथ मिलाया। यूनिसेफ डाइस को नीपा के अंदर 1994-95 से सहयोग कर रहा है और अभी भी ये कोलैबोरेशन है, वो चल रहा है। तो हमने 1994-95 में एक प्रपत्र डिस्ट्रिक्ट डेटा कैप्चर फॉर्मेट तैयार किया। आप सब लोगों के साथ में लेके, सारे स्टेक होल्डर्स की मदद से, स्टेट्स को साथ में लेके एक प्रपत्र तैयार किया। और जो सिस्टम हमने तैयार किया उसका नाम दिया डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। शुरुआत में जैसी डीपीईपी प्रोग्राम की जरूरत थी, उसके हिसाब से ये केवल प्राथमिक विद्यालय के लिए ही था, प्राइमरी एजुकेशन के लिए ही था। और 1994-95 में पहली बार उस प्रपत्र को हमने 7 डीपीईपी फेज 1 में राज्यों में और 42 जिलों के अंदर लागू किया। और पहले ही वर्ष में करीबन 65,000 विद्यालय हमसे जुड़ गए। ये बात है 1994-95 की, जब
डीपीईपी प्रोग्राम समाप्ति की ओर था 2001 में, तो हम लोग करीबन 18 राज्यों में पहुंच गए थे और 272 जिले भी हमसे जुड़ गए थे और करीब करीब 10 लाख विद्यालय भी हमसे, 10 लाख से थोड़े कम विद्यालय हमसे जुड़ गए थे। लेकिन ये सारे विद्यालय प्राइमरी एजुकेशन वाले ही, क्योंकि डीपीईपी का लक्ष्य केवल प्राइमरी एजुकेशन था उस वक्त। तो ये 2000 की बात है, हम करीबन 272 जिलों में पहुंच गए थे। उसके बाद में आप सभी को पता ही है 2001 में नया कार्यक्रम पूरे भारत में चालू किया गया, सर्व शिक्षा अभियान के नाम से। इस कार्यक्रम को हम लोग अभी भी चला रहे हैं। उस वक्त भारत सरकार ने 2 बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन लिए थे। एक डिसीजन तो ये लिया कि क्यों नहीं डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी डाइस को केवल डीपीईपी डिस्ट्रिक्ट और राज्यों से नॉन डीपीईपी स्टेट्स और राज्यों डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं लागू कर दिया जाए, क्यों नहीं पूरे भारत में सभी 35 राज्यों में, उस समय 35 राज्य थे, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम को लागू कर दिया जाए। और दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय ये किया गया, डाइस को प्राइमरी से बढ़ाकर अपर प्राइमरी तक यानी कि पूरे एलिमेंट्री लेवल को डाइस में कवर कर दिया जाए। ये डिसीजन हुआ था 2001 के अंदर, 2002-2001 में। लेकिन इसको अचीव करते करते हमें 5 वर्ष लग गए। 2005-06 पहला वर्ष था जब हम पूरे भारत के सभी 35 राज्यों में पहुंच गए थे और करीबन 604 जिलों तक भी पहुंच गए थे और 10 लाख विद्यालय जहां पर 1 से 8 कक्षाएं थी वो सब हमसे डाइस से जुड़ गई थी। ये बात है 2005-06 की। जो मेहनत आप लोगों ने की डाइस के लिए, उसी के फलस्वरूप आज पूरे भारत में सभी 680 जिलों में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यूनिट है, उसको स्थापित किया जा चुका है। सभी 36 राज्यों में भी MIS की यूनिट है और करीबन 5000 से भी ज्यादा ब्लॉक लेवल के ऊपर भी MIS यूनिट है। और आज ज्यादातर राज्यों में डाइस की या यू डाइस की डेटा एंट्री वो ब्लॉक लेवल पे ही हो रही है। जो सॉफ्टवेयर न्यूपा ने तैयार किया वो टाइम टेस्टेड, यूजर फ्रेंडली, मेन्यू ड्रिवन विद लिमिटेड और लो स्कोप फॉर मैनिपुलेशन है। हमारा सॉफ्टवेयर पूरे भारत में चल रहा है और ये सॉफ्टवेयर न्यूपा ने इन हाउस बनाया है, जिसके लिए एक नया पैसा भी खर्च नहीं हुआ है। ये सब संभव केवल आपके अथक मेहनत से ही हो पाया है। तो 2005-06 में हम पूरे भारत में सभी जगह पहुंच गए। फिर 2007 में टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए, पहले क्या होता था, जैसे 2000 है तो 2000 का आंकड़ा 2008-09 में मिलता था, 2001 का आंकड़ा 2010 में मिलता था। गैप था डेटा को इकट्ठा करने में और डेटा लोगों तक पहुंचाने में और उसको प्लान बनाने में, यूज करने में 8-9 वर्ष का फर्क था। आप लोगों की मेहनत की वजह से ये डेटा डिसेमिनेशन और इकट्ठा करने में जो फर्क है वो अब केवल 1 साल से भी कम समय हो गया है। 8 साल से 1 साल कर दिया आप लोगों ने। ये तो नेशनल लेवल पे है कि डेटा टाइम लैग इन अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स हैज नाउ कम डाउन टू लेस देन अ ईयर एट द नेशनल लेवल। और राज्य स्तर पर, ब्लॉक लेवल पे, जिला स्तर पर, आपके लेवल पे ये तो अब कुछ महीने ही रह गया है। आपको पता है 2015-16 का आंकड़ा हमने 30 सितंबर 2015 को इकट्ठा किया था। आप लोगों ने इसको इकट्ठा भी कर लिया, आप लोगों ने इसको प्रपत्र को छाप भी लिया, स्कूल तक पहुंचा भी लिया, भरवा भी लिया, डेटा एंट्री भी करवा ली, चेक भी कर ली और अब शायद वापस स्कूलों के अंदर आपने स्कूल रिपोर्ट कार्ड को चेकिंग के लिए भेज भी दिया है और बहुत से जिलों में तो ये खत्म भी हो गया है। तो ये चमत्कार आपने किया है, आपकी मेहनत से ये संभव हुआ है कि डेटा में जो टाइम लैग था उसको आपने करीब करीब खत्म ही कर दिया। दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि हम सब की है, अब डेटा में कोई गैप नहीं, डेटा गैप नहीं। जिस बिंदुओं के ऊपर डेटा चाहिए वो सब डेटा यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन के प्लान बनाते वक्त जो चाहिए वो सब उपलब्ध है, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो, क्लस्टर पे हो, ब्लॉक लेवल पे हो, जिला स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो। इन सभी बिंदुओं के ऊपर डेटा बहुत ही आसानी से पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। खूब सारे रिसर्चर केवल भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी करीबन 8000 लोगों ने
हमारा डेटा को डाउनलोड करने के लिए हमारे साथ में रजिस्टर किया है। इसमें से बहुत सारे लोग सीरियस रिसर्चर्स हैं जो हमारे यूनिवर्सिटीज में और भारत से बाहर यूनिवर्सिटीज में भी एक्सक्लूसिवली दे आर वर्किंग ऑन यू डाइस डेटा या आपके डेटा के ऊपर वो कार्य कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हम सब लोगों की रही है जो डाइस के कार्य से जुड़े हुए हैं। इन सब उपलब्धियों को देखते हुए 2007 में भारत सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया और उन्होंने कहा कि क्यों नहीं डाइस को, जो उस वक्त कक्षा 1 से 8 तक था, इसको हम सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल तक भी आगे बढ़ा दें। और इस कार्य को करने की जिम्मेवारी भी न्यूपा को ही दी गई थी। उस वक्त 2007-8 में न्यूपा ने एक ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया। शायद बहुत से जो आप लोग बैठे हैं आपको पता होगा, सेमिस का नाम सुना होगा, सेकेंडरी एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। वो केवल सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के डेटा को इकट्ठा करने के लिए तैयार किया गया। हमने एक ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया 2007-8 में, ये जानते हुए कि डेटा एंट्री सब स्कूल से होगी। ऑनलाइन सिस्टम किसी भी तरह का तभी सक्सेसफुल होगा जबकि डेटा एंट्री स्कूल से हो। अगर वो स्कूल से नहीं होती है तो वो फिर ऑनलाइन सिस्टम नहीं है। हमने ये जानते हुए, क्योंकि ये सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल की बात है, ज्यादातर स्कूल में कंप्यूटर और इंटरनेट भी है, क्यों नहीं हम ऑनलाइन सिस्टम को तैयार करें। लेकिन दोस्तों, हुआ ऐसा कि पूरे भारत में एक भी राज्य में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में स्कूल लेवल से डेटा एंट्री नहीं। ज्यादातर राज्यों में ये डेटा एंट्री राज्य स्तर पे होगी। स्टेट जो कैपिटल है जैसे चंडीगढ़ है या बाकी जयपुर है, वहां पर ये सारे फॉर्म को भर भर के लाया गया और फिर एक व्यक्ति ने, डेटा एंट्री ऑपरेटर ने बैठ के सारा डेटा को ऑनलाइन में भर्ती एंटर किया। तो वो बिल्कुल अगेंस्ट था ऑनलाइन सिस्टम के। इसी वजह बट समहाउ वी कुड एबल टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम अबाउट 2,30,000 स्कूल का डेटा हम इकट्ठा कर लिया पहले ही वर्ष में। ये कम महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं थी, लेकिन उसमें कुछ कमियां हमसे रह गई। ऑनलाइन सिस्टम में कुछ कमियां रह गई। उसकी वजह से करीबन 20,000 स्कूल में एनरोलमेंट नहीं था, 22,000 स्कूल के अंदर टीचर नहीं थे, 25,000 स्कूल के अंदर क्लासरूम भी नहीं थे। ये कमियां उस सॉफ्टवेयर को बनाते वक्त हम में रह गई और ऑनलाइन होने की वजह से, जैसे आज की तारीख में आप क्लस्टर लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चेकिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन ये सिस्टम जो ऑनलाइन हमने तैयार किया वो 2011-12 तक चलता रहा, इसी रूप में चलता रहा। कुछ कमियां रह गई, उन कमियों के बावजूद भी ये सिस्टम तैयार होता रहा। लेकिन इस बीच हमने ये देखा कि हम तो कह रहे हैं कि हर स्कूल को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड जो 11 डिजिट का यू डाइस का है वो मिलेगा। हर स्कूल में 11 डिजिट का कोड है, आपके स्कूल में भी है। हम तो कहते थे कि हर स्कूल में एक ही कोड होगा, लेकिन जो सिस्टम हमने तैयार किया, एक तरफ डाइस, दूसरी तरफ सेमिस, 1 से 12 का विद्यालय था, 1 से 8 कक्षाओं को हमने एक 11 डिजिट कोड दे दिया, 9, 10, 11, 12 उसी स्कूल में था, बट उसके लिए अलग से एक 11 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन कोड दे दिया। एक ही स्कूल में 2 कोड हो गए, एक में ऑनलाइन सिस्टम, दूसरे में ऑफलाइन सिस्टम। एक डाइस, दूसरा सेमिस, एक का नोडल ऑफिसर अलग से, दूसरे का नोडल ऑफिसर अलग से। एक ही डेटा एंट्री अलग से हो रही है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे, दूसरे की ऑनलाइन हो रही है। एक ही कार्य करने के लिए अलग अलग अधिकारी, अलग अलग सिस्टम हमने डेवलप कर दिए और ऐसा लगा कि जो एनर्जी हम MIS को स्ट्रेंथन करने के लिए कर रहे हैं, स्ट्रेंथनिंग ऑफ MIS, बहुत सारी एनर्जी हमारी खराब हो रही है, वेस्ट हो रही है, तो फिर देयर इज डुप्लीसिटी ऑफ द एफर्ट। इसको देखते हुए 2010-11 में पहली बार हमने एक डेटा कैप्चर फॉर्मेट प्रपत्र बनाया पूरे 1 से 12 कक्षाओं के लिए। हमारे लेवल पे ही हमने ऐसा सोचा कि उचित होगा कि पूरे 1 से 12 कक्षाओं के लिए एक ही डेटा कैप्चर फॉर्मेट होना चाहिए, और उसको हमने ट्राई आउट किया, पायलट किया 2010-11 में पौंडीचेरी में, और पौंडीचेरी के सभी 700 स्कूलों का डेटा हमने एक प्रपत्र से पूरा कक्षा 1 से कक्षा 12 का पहली बार इकट्ठा कर लिया। 2011-12 में हमने पौंडीचेरी के साथ साथ वेस्ट बंगाल को भी उसमें जोड़ लिया और सफलता पूर्वक सभी 1 से 12 कक्षाओं के स्कूल का डेटा हमने एक प्रपत्र से 11-12 में
इकट्ठा कर लिया। इस बीच में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई ये सुझाव देने के लिए पूरे स्कूल एजुकेशन सेक्टर के लिए स्टैटिस्टिक्स सिस्टम के लिए एक सिस्टम कैसे तैयार किया जाए। उस कमेटी ने भी यही कहा डाइस और सैमिस को मर्ज कर दें और पूरे स्कूल सिस्टम के लिए एक से 12 कक्षाओं के लिए एक सिस्टम तैयार कर दिया जाए। तो 2012-13 में दोस्तों पहली बार पूरे भारत में सभी 35 राज्यों में हमने एक प्रपत्र के माध्यम से पूरे डाइस का डेटा इकट्ठा कर दिया। 2,36,000 सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल भी हमसे जुड़ गए। लेकिन इसके करने में काफी दिक्कतें आई, कुछ कठिनाइयां भी आई। इसमें 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय किए गए थे, आपको पता ही है, मैं थोड़ा सा और बता दूं। एक निर्णय तो ये किया गया कि डाइस का प्रपत्र है वो सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े हुए अधिकारी हैं या डेटा एंट्री ऑपरेटर है या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो लोग हैं वो ऐसे के ऑफिस के अंदर प्रपत्र या डेटा कैप्चर फॉर्मेट को छापा जाएगा। अभी भी वही छप रहा है। दूसरा निर्णय ये किया गया कि डेटा एंट्री भी वहीं पे हो, डेटा एंट्री भी ऐसे में ही हो। तीसरा ये निर्णय किया गया कि पूरे राज्य में और जिला स्तर पर पूरे कार्य को देखने के लिए एक ही नोडल ऑफिसर या एक ही अधिकारी होंगे। 2012-13 के बाद में डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन डाइस को यूनिफाइड डाइस के नाम से जाने लग गया है। 2012-13 से अब यू डाइस के नाम से या यूनिफाइड डाइस के नाम से इसको जाने लग गया है। पहले वर्ष में कुछ राज्यों में जहां पर स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, जैसे आपके राज्य भी हरियाणा भी है, जहां पर सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर एक थे, वहां पर यूनिफाइड डाइस का कार्य बहुत ही अच्छी तरह चला, कोई कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम नहीं आई। करीबन ऐसे 17 या 18 राज्य थे, लेकिन बाकी के राज्यों में स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर सर्व शिक्षा अभियान के और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अलग अलग थे, तो वहां पे आपस में कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आ गई। और एक ऐसा मैसेज पूरे भारत में चला गया कि ये कार्य तो केवल ऐसे से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनका ही है, क्योंकि डेटा एंट्री वहीं पे हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट भी वही कर रहे हैं और डेटा कैप्चर फॉर्मेट को सॉफ्टवेयर से वही प्रिंट कर रहे हैं। तो ये मैसेज पूरे भारत में चला गया ऐसे वालों का है और आरएमएस के अधिकारियों का इतनी ज्यादा भागीदारी या पार्टिसिपेशन यूनिफाइड डाइस में पहले वर्ष में 12-13 में नहीं रहा और बहुत सी जगह के ऊपर कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आ गई दोनों के अंदर, जो एसएसए और आरएमएस में एमआईएस का कार्य देखते थे उनके बीच में। लेकिन फिलहाल इन कमियों के बाद में भी, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम के बाद भी हम लोगों ने सफलतापूर्वक सभी विद्यालयों से इकट्ठा डेटा कर लिया। फिर 2013 आ गया, 13-14 ये और अच्छा हो गया सिस्टम। 2014-15 आ गया तो पता भी नहीं चला, ये सिस्टम बहुत ही अच्छा हो गया। और 2015-16 अभी कार्य चल रहा है पूरे भारत के अंदर। मुझे बताते हुए आपको बहुत ही खुशी हो रही है कि ये बहुत ही सफलतापूर्वक चल रहा है। ज्यादातर राज्यों ने डेटा कैप्चर फॉर्मेट को छाप के डिस्ट्रीब्यूट करके डेटा को सीआरसी पे चेक करके बीआरसी लेवल पे डेटा एंट्री करके उसको वापस स्कूल रिपोर्ट कार्ड को 15-16 का छाप के वापस स्कूल में डेटा एंट्री के लिए दे दिया है। अलग अलग राज्य अलग अलग स्थिति में है और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ही दिनों बाद हमें स्टेट डेटा को सबमिट करने लग जाएगा, जो 30 सितंबर 2015 को हमने इकट्ठा किया है, जो हमारी डेट ऑफ रेफरेंस है। आप लोगों ने इतना प्रयास करके, मेहनत करके, ये कोई मिरेकल से कम नहीं है, ये जादू से कम नहीं है कि आपने जो पहले 7-8 वर्ष लगते थे उसको केवल 3-4 या 5 महीने ही कर दिया है और राष्ट्रीय स्तर पर केवल 8 से 10 महीने ही हो गया है डेटा को इकट्ठा करने में और डेटा को डिसमिनेट करने में। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हम सब लोगों की जो इस कार्य से लगे हुए। दोस्तों ये सब तो अचीव हो गया। इन सब अचीवमेंट को देखते हुए अभी भारत सरकार ने 2 बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। शायद आप लोग वाकिफ होंगे इन 2 महत्वपूर्ण निर्णय से। एक निर्णय तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यह किया है कि अब के बाद अगर कोई भी पब्लिकेशन स्कूल स्टैटिस्टिक्स का मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अगर
प्रिंट करेगा, छापेंगे, तो वो एक्सक्लूसिवली डाइस के डेटा के बेसिस पे ही होगा, यू डाइस के डेटा के बेसिस पे ही होगा। इसका मतलब ये हुआ हमारे डेटा को, आपके डेटा को ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का दर्जा मिल गया। इसका एक दूसरा मतलब ये भी हुआ, जो पैरेलल कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम चल रहे थे वो सारे बंद हो। अब केवल यू डाइस ही स्कूल क्षेत्र में, स्कूल के शिक्षा के क्षेत्र में स्टैटिस्टिक्स का डेटा उपलब्ध करवाता है और आगे भी करवाता रहेगा। ऑल पैरेलल कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैव बीन अबंडेंट, डिसकंटिन्यूड हो गए हैं और डाइस इज द ओनली सिस्टम। डाइस आज है और आगे भी ये चलता रहेगा, इसमें किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, कोई शंका नहीं है कुछ। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय ये किया गया है कि अगर अब ऑल इंडिया स्कूल एजुकेशन सर्वे जो एनसीईआरटी करता आया है, ये तो ऑल इंडिया स्कूल एजुकेशन सर्वे जिसकी डेट ऑफ रेफरेंस 30 सितंबर 2009 थी, उसके आंकड़े अभी आना बाकी है। आप लोग तो 15-16 खत्म कर चुके हैं और 9-10 का डेटा ऑल इंडिया स्कूल एजुकेशन का अभी भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, फाइनल डेटा अवेलेबल नहीं है। तो भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि अब के बाद अगर ऑल इंडिया स्कूल एजुकेशन सर्वे होता है तो वो केवल उन्हीं बिंदुओं के ऊपर डेटा इकट्ठा करेगा जो डाइस में नहीं, जो डाइस में है। जो स्कूल बेस्ड इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जा रही है वो डाइस ही इकट्ठा करता आया है और आगे भी वही करेगा। ऑल इंडिया स्कूल एजुकेशन सर्वे नहीं करेगा। ऑल इंडिया स्कूल एजुकेशन सर्वे ऐसे बिंदुओं के ऊपर ही डेटा इकट्ठा करेगा जो डाइस में नहीं है। जैसे कितनी हैबिटेशन है, 1 किलोमीटर में हैबिटेशन से स्कूल प्राइमरी है या नहीं, 3 किलोमीटर में अपर प्राइमरी है या नहीं है, 5 किलोमीटर में सेकेंडरी स्कूल है या नहीं है, 8 किलोमीटर में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है या नहीं है। ऐसे बिंदु जिनकी जानकारियां डाइस में इकट्ठी नहीं की जा रही है, ऑल इंडिया स्कूल एजुकेशन सर्वे अगर भविष्य में होता है उन बिंदुओं के ऊपर ही वो इकट्ठा किया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दोस्तों किए गए हैं भारत सरकार की तरफ से हाल ही के वर्षों में, जिसकी वजह से हमारी जिम्मेवारी जो डाइस के कार्य से जुड़े हुए हैं और ज्यादा हो गई है। हमारी बहुत ज्यादा हमें अकाउंटेबल बना दिया गया है और ये चैलेंजिंग हो गया है। लेकिन ऐसा मैं मानता हूं कि यू विल कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टूवर्ड्स फर्दर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ डेटा। आप लोगों ने इतना मेहनत इतने सालों में की है और ऐसा मानने में बिल्कुल भी शंका नहीं है कि आगे आने वाले वर्षों में भी आप इसी लगन और मेहनत से यूनिफाइड डाइस के डेटा को, कार्य को और आगे ले जाएंगे ताकि हमारी क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, कवरेज, शेयरिंग, डिसेमिनेशन और यूटिलाइजेशन और भी बढ़ जाएगा। आपको शायद पता ही होगा ये प्रक्रिया आपके यहाँ भी चल रही होगी। अभी इसी महीने से अब जो प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड है उसकी मीटिंग शुरू होने वाली है MHRD में, और ये जानते हुए आपको और भी ज्यादा खुशी होगी कि 2015-16 के आंकड़े के बेसिस पे ही इस वर्ष के प्लान बन रहे हैं, जो पहले बिल्कुल भी असंभव था। 2001 का डेटा 2010 में आ रहा था, 2002 का डेटा 2011 में, 8 साल का 9 साल का गैप था। लेकिन अब ये आश्चर्य की बात है, बहुत आपकी वजह से, आपकी मेहनत की वजह से ये संभव हो चुका है, हुआ है कि अब 2016 के अंदर हम जो प्लान बना रहे हैं वो 2015-16 के डेटा के ऊपर ही आधारित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि हम सब लोगों की है। एक बात और आपको पता ही होगी कि पूरे भारत में सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो हम करीबन 35,000 करोड़ रुपए आपके डेटा के आधारित है। केवल यूनिफाइड डाइस के डेटा के बेसिस के ऊपर ही सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के प्लान जो जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर बन रहे हैं वो केवल और केवल यूनिफाइड डाइस के डेटा के ऊपर आधारित है। इससे आप और आपकी डेटा की उपयोगिता को समझ सकें। तो अब हमारी जिम्मेवारी और हो गई है और ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में हमने जो प्रयास किए उसकी वजह से आपके डेटा की क्वालिटी काफी ठीक हो गई, काफी अच्छा हो गया है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सर्व करने की कोई बात नहीं है। हमारी डेटा की क्वालिटी काफी बढ़ गई है। आप 2-4 साल पुराना डेटा देखें और आज का डेटा देखें, यू विल सी इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ द डेटा। आप खुद देख लीजिए, आपके लेवल पे अब रिग्रेस प्लानिंग हो रही है, रिग्रेस चेकिंग हो रही है, CRC चेकिंग करता है, BRC चेकिंग करता है, फिर वो फॉर्म वापस प्रिंट होके वापस आपके स्कूल तक आता है। फिर आपको कहते हैं लाल शाही से गोला कर दीजिए जो इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, ताकि डेटा एंट्री करते वक्त उसको ठीक कर लिया जाए। ये पहले नहीं होता था, लेकिन पिछले 3-4-5 सालों से ये होने लग गया है। और रिग्रेस चेकिंग
होने लग गई है, उसकी वजह से हमारी डेटा की क्वालिटी और अच्छी हो गई है। लेकिन इन सब अचीवमेंट के बाद भी कुछ ऐसे बिंदु रह गए हैं हमारी डेटा की क्वालिटी के अंदर, जिसकी वजह से छोटे छोटे बिंदुओं की वजह से हमारी डेटा की क्वालिटी के ऊपर बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। केवल छोटे छोटे बिंदु है। इन कुछ बिंदुओं की चर्चा आज हम करेंगे। आप लोगों ने जो प्रयास किया उसकी वजह से डेटा की क्वालिटी और कवरेज तो बढ़ ही रहा है, लेकिन डेटा की क्वालिटी रातों रात नहीं बढ़ सकती। स्लो प्रोसेस है, कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, निरंतर करने वाला कार्य है। ये नहीं है कि आपने कह दिया डेटा ठीक नहीं है, ठीक कर दो, एकाएक ठीक नहीं होता है। प्रयास करने से ओवरनाइट ये ठीक नहीं हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में हमने जो प्रयास किए उसी की वजह से आपकी डेटा की क्वालिटी आपको ठीक हो गई। पिछले कुछ वर्षों में हम लोग पूरा ध्यान लगाया था कि उस समय 3 साल पहले कुछ ऐसे विद्यालय थे जिन्होंने ये रिपोर्ट किया था कि अध्यापक एक दिन में उन स्कूलों में 15 घंटा पढ़ाता है, 12 घंटा पढ़ाता है, 14 घंटा पढ़ाता है, जो कि असंभव है। हाँ, इसी तरह हमने ये भी इस तरह का डेटा भी हमने दिया था पहले कि एक विद्यार्थी एक स्कूल के अंदर, चाहे वो प्राइमरी का हो, चाहे उच्च प्राथमिक प्राइमरी हो, अपर प्राइमरी हो, एक दिन में 12 घंटा स्कूल में रहता है। तो हमने प्रयास किया, आप तक ये बात भी पहुंचाई कि इस डेटा को अच्छी तरह से ठोक बजाकर ही लें और बाद में डेटा को एक्सेप्ट करें। इसकी वजह से ये डेटा अब काफी ठीक हो गया है। इसी तरह पहले सैकड़ों स्कूल ये बताती थी कि वहां नंबर ऑफ डेज स्कूल फंक्शन वो 0 था। हो सकता है कुछ स्कूल जो नई चालू हुई है वो अप्रूव तो हो गई है, लेकिन अभी फंक्शन होना शुरू नहीं की है। कुछ स्कूल वैसे थे, लेकिन उन स्कूलों की संख्या बहुत ज्यादा थी। हम सब ने मिलकर जो प्रयास किए तो इन स्कूलों की संख्या काफी कम हो गई है और ज्यादातर स्कूलों से नंबर ऑफ डेज स्कूल फंक्शन का आंकड़ा है आपकी वजह से, आपकी मार्फत अब ठीक होके आने लगे हैं। सबसे महत्वपूर्ण वेरिएबल अगर डाइस में कोई है, आप सबको पता है, वो है एनरोलमेंट। पिछले कुछ वर्षों में और कह दें अभी हाल ही के वर्षों में हमारा एनरोलमेंट यानी कि नामांकन का आंकड़ा काफी ठीक हो गया है। अभी उसमें बहुत कमियां भी है। 3 तरह का एनरोलमेंट आप लोग हमें भर के देते हैं। आप लोग ज्यादातर स्कूल हेडमास्टर साहब हैं, प्रिंसिपल भी हैं, जो इस कार्य से जुड़े हुए हैं। इनमें से बहुत सारी बड़ी बड़ी स्कूल भी हैं। 1200 एनरोलमेंट है, 1400 एनरोलमेंट है, 700 एनरोलमेंट है, 50 टीचर है, 70 टीचर है। ऐसी स्कूल भी है, प्राइवेट में भी है, सरकार में भी है। और बहुत सी बार आप खुद इस प्रपत्र को नहीं भरते हैं, आप इसकी जिम्मेवारी हेड टीचर को दे देते हैं या मिड डे मील वाले को दे देते हैं या दूसरे अधिकारी हैं जिस कार्य को देख रहे हैं उसको भर के दे देते हैं। लेकिन जब वो कार्य यह ठीक बात है, आप डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं इस कार्य को, लेकिन जब वो अधिकारी उस पत्र को भर के वापस आपको एज ए हेडमास्टर देते हैं तो ज्यादातर आप लोग उसको देखते भी नहीं है। आप सीधा अपना सील लगाया, सिग्नेचर किया और आगे बीओ को पहुंचा देते। ये सही नहीं है। कम से कम उसको पलट के तो देख लें, हेडमास्टर साहब ने जिस व्यक्ति को ये जिम्मेवारी दी थी उन्होंने क्या भर के दिया है, क्या सही भर के दिया या नहीं है। एक बार अगर आप चेक करने लगे तो एक मैसेज जाएगा कि हेडमास्टर साहब तो भरे हुए प्रपत्र को चेक कर रहे हैं, पहले तो आज तक किसी ने चेक नहीं किया था। इस कार्य को अगर हम करवा लें तो बहुत ही बेहतर होगा। इस बार तो अब नहीं होगा, अगली बार भी अगर आप देख लें तो अच्छा होगा। दूसरी बात और है, हमारा प्रपत्र जैसा आपको पता है सॉफ्टवेयर से छप के आता है। आपके पास में छप के आया, छपा हुआ होता है, प्रिंटेड होता है। उसमें एनरोलमेंट के अलावा सभी जानकारियां तो प्री प्रिंटेड है, सब पिछले साल की है। लेकिन हमारा ये दायित्व बनता है कि स्कूल के हेडमास्टर साहब या आप तक ये बात पहुंचाएं कि छपे हुए फॉर्म को भी आप चेक कर लें। हमारी मान्यता ये होती है, कोई भी प्रपत्र भरे हम तो केवल उसमें देखते हैं रिक्त स्थान या खाली स्थान क्या है, केवल उसको भर के साइन किया और दे दिया। भरी हुई जानकारी को, प्रिंटेड जानकारी को ज्यादातर हम लोग नहीं पढ़ते हैं। हम ये मानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में जो भरी हुई जानकारियां हैं यानी कि कांस्टेंट वेरिएबल्स है, स्कूल का आईडी, स्कूल का नाम, स्कूल का मैनेजमेंट, स्कूल की कैटेगरी, स्कूल टाइप ऑफ स्कूल, रूरल एरिया में है, अर्बन एरिया में है, पिन कोड नंबर है, मैनेजमेंट है, ये सारी चीजें एक कब स्थापित हुआ था, कब क्रमोन्नत हुआ था, ये वन टाइम है, वो बार बार चेंज नहीं होती है और अब ये काफी ठीक हो गया है। लेकिन फिर भी कुछ कमियां रह जाती है। तो हमें ये मैसेज हमारे हेडमास्टर साहब तक पहुंचाना है,
बीआरसी की मदद से, सीआरसी की मदद से, बीओ की मदद से, बीईओ की मदद से कि भैया भरे हुए फॉर्म को भी आपको चेक करना है। केवल ये नहीं है कि केवल खालिस्तान भी भरना है, क्योंकि अभी भी कुछ कमियां हैं। और ये हमें कैसे पता चला ये कमियां हैं? अभी हाल ही में हमने पूरे भारत में 18 नवंबर से 28 नवंबर पर एफएम रेडियो में और नेशनल चैनल्स जिसमें एनडीटीवी भी शामिल था, एक पूरा कैंपेन चलाया 10 दिन तक। और फिर हमने एक टोल फ्री नंबर भी ले लिया है यू डाइस के लिए 1800116200। ये आपके प्रपत्र में भी छपा हुआ है। पूरे भारत में 15 लाख स्कूलों तक हमने ये प्रपत्र भी, ये टोल फ्री नंबर भी पहुंचा दिया है 1800116200। जब से हमने ये कैंपेन चलाया है, इस टोल फ्री नंबर के मार्फत हमारे पास में पूरे भारत से सैकड़ों फोन आ गए। उससे पता चलता है कि अभी बहुत सारे विद्यालय हमसे छूट गए हैं। उससे ये पता चलता है कि जो लाल सही से गोला आप हमारे डेटा कैप्चर फॉर्मेट में कर करके देते हैं ब्लॉक लेवल पे डेटा एंट्री के लिए, वो डेटा एंट्री पूरी नहीं हो रही है। क्योंकि स्कूल का टीचर, आप जैसे अध्यापक हमें ये फोन करके बता रहे हैं कि मेहता साहब 2 साल पहले मैंने स्कूल का नाम ठीक कर दिया था, स्कूल का मैनेजमेंट ठीक कर दिया था, ये बाकी चीजें ठीक कर दी थी, अभी भी डेटा के अंदर वही पुराना आ रहा है। इसका क्लियर कट मतलब है कि डेटा एंट्री होते वक्त ये सारे करेक्शन नहीं हो पा रहे। आप अगली बार भी ध्यान रखेंगे, हमारे एमआईएस के अधिकारी 5 ब्लॉक के अंदर ध्यान रखेंगे, इंश्योर करेंगे कि ये डेटा एंट्री अच्छी तरह से हो गई है और जो करेक्शन हमारे हेडमास्टर साहब यानी कि आपने करके दिए थे वो सारे के सारे ठीक हो गए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूं, अभी वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि 15,16,892 स्कूल डाइस में आ जाने के बाद भी अभी भी कुछ विद्यालय हमसे छूट गए हैं। ये कैसे पता चला? ये टोल फ्री नंबर से ही पता चला। अभी भारत सरकार ने एक नया पोर्टल बनाया है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। उस नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में बच्चों को स्कॉलरशिप के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उसमें स्कूल का 11 डिजिट यू डाइस कोड होना चाहिए। इसमें बैकग्राउंड में यू डाइस का डेटा ही है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में, और उन स्कूल जिसका कोड नहीं है, जो डाइस में नहीं आ पाए हैं, वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में नहीं है। तो सैकड़ों स्कूलों ने हमसे टोल फ्री नंबर पे ये बताया कि हमें अप्लाई करवाना है हमारे बच्चों से, हमारे स्कूल के बच्चों से नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में, बट यू डाइस कोड नहीं है। इससे पता चलता है कि बहुत सारे स्कूल छूट गए। शायद आपके यहाँ भी छूट गए होंगे। कुछ राज्यों ने निर्देश दे दिए कि अन्य कॉलेज स्कूल को आपको इसमें इकट्ठा नहीं करना है, रिपीटर का डेटा नहीं दिखाना है, कोई भी स्कूल ऐसा नहीं दिखाना है जहां पर शौचालय नहीं हो, कोई भी स्कूल ऐसा नहीं दिखाना है जहां पर डिसफंक्शनल शौचालय हो। अरे भैया, आप कौन होते हो दिखाने वाले, या हम कौन होते हैं दिखाने वाले? हमें तो केवल वही दिखाना है जो स्कूल में है। हमें किसी भी तरह का ऐसा गाइडलाइंस नहीं देनी है कि क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है। हमें तो केवल वही दिखाना है जो स्कूल में है। तभी जो प्लान हम बना रहे हैं, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बनाए या माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत बनाए, तभी वो जाके हमें कुछ रिजल्ट दे सकते हैं। अगर वो रियलिस्टिक प्लान है, रियलिस्टिक डेटा के बेसिस के ऊपर बने हुए हैं, तभी हमारी ये मदद करेंगे। ये एक बात। अब मैं वापस एनरोलमेंट की स्टेटिस्टिक्स पे आता हूँ। 3 तरह के एनरोलमेंट है हमारे पास में, आप तो भरते हैं, आपको पता ही है। एनरोलमेंट बाय कैटेगरी, एनरोलमेंट बाय मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और एनरोलमेंट बाय एज। ये 3 तरह के एनरोलमेंट है, क्लास वाइज, एज वाइज, बाय कैटेगरी वाइज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जनरल, और उसमें भी बॉयज और गर्ल्स, और बाय मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, हिंदी में कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इंग्लिश में कितने कर रहे हैं, बाकी लैंग्वेज में कितने पढ़ाई कर रहे हैं। 3 तरह के आंकड़े हैं। लेकिन एनरोलमेंट अगर 425 है टोटल एनरोलमेंट, तो बाई एज 425 आना चाहिए और बाई मीडियम इंस्ट्रक्शन भी 425 आना चाहिए। लेकिन हमारे डेटा में ऐसा नहीं हो रहा है। हालांकि पहले गैप इतना था, वो गैप हो गया इतना कम हो गया। अब इस गैप को इतना करना है, वो केवल आप कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। स्कूल लेवल पे ही आप इसको चेक करवा लें। एनरोलमेंट, ये 3 तरह का एनरोलमेंट है, वो एक ही फिगर हो, अलग अलग नहीं हो सकता। आपने जो प्रयास किया है उसकी वजह से ये गैप काफी कम हो गया है, लेकिन गैप अभी भी है। और अगर ये सही नहीं है तो सारे जो एनरोलमेंट से संबंधित जो आंकड़े हैं, इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, नेट एनरोलमेंट रेशियो, रिपीटिशन रेट और ड्रॉप आउट प्रमोशन रिपीटिशन रेट,
रिटेंशन रेट, ट्रांजेक्शन रेट, कंप्लीशन रेट, ग्रेजुएशन रेट, बहुत सारे आंकड़े होते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर जो आप डेटा देते हैं उसके बेसिस के ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं, वो सब अनरिलायबल हो जाते हैं। तो एनरोलमेंट की स्टैटिस्टिक्स आपकी अच्छी हो गई है हमारी, उसमें कुछ कमियां और रह गई, उसको हम सब मिलकर इसको ठीक करवा सकते। एक बात और है, एनरोलमेंट से संबंधित है। फॉर एग्जाम्पल एनरोलमेंट इन ग्रेड 3 इस बार है 25 एक स्कूल में। पिछले साल ग्रेड 2 में उसी स्कूल में एनरोलमेंट क्लास 2 में था 15, तो 15 तो लास्ट ईयर था, इस बार 25 हो गया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसको ठीक कर दो, हम ये कह रहे हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि अतिरिक्त 10 बच्चे कौन है, क्लस्टर लेवल पे भी पता होना चाहिए, ब्लॉक लेवल पे भी पता होना चाहिए, और निश्चित रूप से आपके लेवल पे, स्कूल लेवल पर पता होना चाहिए ये 10 एडिशनल बच्चे कहां से आए। इसी तरह आपको ये भी पता करना चाहिए पिछले वर्ष आपके स्कूल में कक्षा 1 में कितने बच्चे थे और आज अगली वर्ष कक्षा 1 में कितने हैं, 1 से 2 में कितने आ गए, और पिछली बार जो 1 में थे उसको आप कंपेयर करें इस बार जो कक्षा 1 में है। पूरे भारत में 2,83,00,000 बच्चे हैं कक्षा 1 में, आपके यहाँ पे कितने हैं, ब्लॉक लेवल पे कितने हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कितने हैं, जिला स्तर पर कितने हैं, आपकी खुद की स्कूल में कितना है, इस सबको आपको निरंतर मूल्यांकन करना चाहिए पता लगाने के लिए कि हमारे एनरोलमेंट स्टैटिस्टिक्स ठीक हो रही है नहीं है। अगर ये ठीक नहीं है, अगर इस साल एनरोलमेंट कक्षा 3 में कक्षा 2 से ज्यादा है, 4 में 3 से ज्यादा है पिछले वर्ष से, 5 में 4 से ज्यादा है, तो बहुत सारे आंकड़े जो मैंने आपको बताया था, ड्रॉप आउट रेट और ये सब आंकड़े माइनस में चले जाते हैं, जिसको दुनिया में कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। थ्योरेटिकली ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि जितने बच्चे आपके पास में थे नहीं उससे ज्यादा आपने पास कर दिए या रिपीट करवा दिए या ड्रॉप आउट करवा दिए। ये आंकड़ा आपका काफी ठीक हो गया है। राष्ट्रीय स्तर पर आते आते प्लस माइनस आते आते ये काफी ठीक हो जाता है, लेकिन आपके लेवल पे, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक लेवल पे अगर आप इसको ठीक करवा लें तो अभी भी बहुत सी जगह पे ये आंकड़े सही नहीं है, इसको ठीक करवा लेना चाहिए। अब तीसरी बहुत ही गंभीर समस्या है जिसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, वो भी एनरोलमेंट से संबंधित है। सारे प्रयास करने के बाद भी आज की स्थिति में भी हम ये नहीं कह पा रहे हैं कि एनरोलमेंट की डेटा जो आप हमें अपने स्कूल से, ब्लॉक पे, जिला से, राज्य पे और नेशनल लेवल पे देते हैं वो अभी भी सही है। हम नहीं कह पा रहे। बहुत से राज्यों ने अभी चाइल्ड वाइज इंफॉर्मेशन डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, हरियाणा में भी कर दिया है, काफी ये कार्य दो साल से चल भी रहा है। बाकी राज्यों में महाराष्ट्र ने सरल चालू कर दिया, मध्य प्रदेश ने समग्र चालू कर दिया, आंध्र प्रदेश ने अभी चाइल्ड वाइज इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, पहले उड़ीसा ने भी कर दिया था और गुजरात ने भी कर दिया था। इन सभी राज्यों में जिन्होंने चाइल्ड वाइज इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी शुरू की है वहां पर एनरोलमेंट का डेटा आंकड़ा एकदम काफी फर्क आ गया है। 22 में कम, 22 में ज्यादा दिखा रहा है, और जो ऑनलाइन ये सिस्टम तैयार किए हैं बच्चों की डिटेल के साथ में, वहां पर डेटा काफी, आंकड़ा बच्चों की संख्या काफी कम है। केवल एक उदाहरण दे दूं, मध्य प्रदेश में इन दोनों के अंदर पहले साल 13-14 के अंदर 14 लाख का फर्क, 22 to 22 2013-14 और 14-15 में 22 to 22 मध्य प्रदेश में 11 लाख का फर्क है। इसी तरह दूसरे राज्य, 4 साल पहले उत्तर प्रदेश में 10 लाख बच्चे कम हो गए, 3 साल पहले बिहार के अंदर उन्होंने भी कोशिश की थी इसे बच्चे चाइल्ड वाइज इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में, वहां पे भी 16 लाख बच्चे कम हो गए थे। इसका मानना, मेरा ये मानना है कि एनरोलमेंट की स्टैटिस्टिक्स अभी भी सही नहीं, अभी भी कुछ वजह से बच्चे का नाम एक कक्षा में लिख दिया जाता है, वो नाम एक कक्षा से दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा में, एक साल से दूसरे साल से तीसरे साल में वो आगे चलता रहता है, चाहे बच्चा सिस्टम में हो या नहीं हो, चाहे बच्चा स्कूल के छोड़ के दूसरी पड़ोस की स्कूल में भर्ती हो गया हो, तो हमारे पास में और कोई चारा नहीं है। इस तरह की कैसे हम इसको जांचें, कैसे हम सही आंकड़े आपसे ले रहे हैं। हमारा तो आपसे यही निवेदन है कि आप उन्हीं बच्चों का संख्या डाइस में दें जो वास्तव में स्कूल अटेंड कर रहे हैं। रजिस्टर में तो 25 लिखे हुए, स्कूल में आप जब विजिट करोगे तो वहाँ
बीज के आगे बिंदु लगे हुए हैं, पॉइंट लगे हुए हैं, मतलब बीज आ जाएंगे या बाद में पी कर देंगे जो कुछ भी है, लेकिन क्लास में जाओ तो बीज भी नहीं है, वो तो 12 ही है, 13 ही है। तो सही आंकड़ा जब तक एनरोलमेंट का हमें नहीं मिलेगा तब तक एनरोलमेंट से संबंधित सारे इंडिकेटर्स है उनका मायना बहुत कम हो जाता है। और अगर हम उसको उन इंडिकेटर्स को प्लान बनाते वक्त अगर यूज करें तो आप सोच सकते हैं कि उनका कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होगी। इस कार्य को केवल ठीक करवा सकते हैं तो हमारे हेडमास्टर साहब यानी कि आप लोग करवा सकते हैं, तो स्कूल में प्रपत्र को हमको भर के दे रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन दिया था उनको, और इसी तरह बाकी मिनिस्ट्री ने भी किया था। एक ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बना है, वो इस कार्य को देख रहा है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट थी उनको ये बोला गया कि आप डाइस के सिस्टम को समझ के आओ और इसी तरह का सिस्टम आप स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के लिए भी करो। तो हमने उनको एक प्रेजेंटेशन दिया था, वो अलग बात है। लेकिन जहां तक हमारी खुद की मिनिस्ट्री की बात है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये निर्देश अब आने ही वाला है कि अब हर स्कूल को, सभी 15 लाख स्कूल को चाइल्ड वाइज इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना है। पूरे भारत में 25 करोड़ 40 लाख बच्चे हैं और करीबन 15 लाख स्कूल है और 680 जिले हैं। उन सब स्कूलों में अब हमें चाइल्ड वाइज इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू करने का निर्देश जल्दी ही मिल जाएगा। और इस कार्य को तुरंत जब यूडाइस का कार्य 2015-16 का खत्म हो जाएगा तो ये कार्य को भी चालू करना है। आपके राज्य में मुझे बताया गया है कि चाइल्ड वाइज इंफॉर्मेशन पिछले 2 साल से इकट्ठी की जा रही है। चूंकि अनऑफिशियली ये बताया गया है कि डाइस में और चाइल्ड वाइज इंफॉर्मेशन जो हम इकट्ठा कर रहे हैं अभी दोनों में बहुत फर्क है, इसलिए उस डेटा को यू डाइस में यूज में नहीं किया गया है। ये चाइल्ड वाइज इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने का लक्ष्य यही है कि यू डाइस में जो एनरोलमेंट बेस्ड टेबल्स है वो सारी की सारी उस चाइल्ड वाइज डेटा से आ जाएगी, चाहे वो एनरोलमेंट बाय क्लास हो, प्राइमरी लेवल हो, अपर प्राइमरी लेवल हो, बॉयज हो, गर्ल्स हो, इंसेंटिव हो, CWSN बच्चे हो, रिलीजन एनरोलमेंट बाय रिलीजन हो, बाय मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो, वो सारे का सारा एनरोलमेंट वहां से उठ के यहाँ पर आ जाएगा और आपका काम और कम हो जाएगा। पहले वर्ष बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, बट अगले वर्ष से केवल क्लास 1 एनरोलमेंट का ही डेटा आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। ये एनरोलमेंट से संबंधित थे। अब छोटे मोटे और भी कमियां हमें रह गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी जैसा मैंने बताया MHRD लेवल पे और प्राइम मिनिस्टर का भी एक वेब पेज है, mygov.in है शायद, उन्होंने भी हमारा टीचर का सारा आंकड़ा, आपका डेटा उन्होंने लिया है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से अब हमारे टीचर्स के पास में भी डायरेक्ट मैसेज आने लग गए, SMS आने लग गए। कल परसों भी एक आया था, माई स्पीच ऑन इंडिपेंडेंट अभी रिपब्लिक डे पे, और मेरे पास में भी आया था, वहां और लोगों के पास भी आया होगा। लेकिन दोस्तों ये जो मैसेज आया वो केवल उन्हीं टीचर्स को मिलेगा जिसका मोबाइल नंबर सही दिया गया है। 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है जो यूडाइस में हम ले रहे हैं। लेकिन आप अगर अपने खुद के डेटा को देखेंगे, जांचेंगे तो लगेगा बहुत से टीचर का मोबाइल नंबर ही गलत है। स्कूल का मोबाइल नंबर अगर है तो 8 डिजिट का ही है, 9 डिजिट का ही। एक प्रयास करके इस बार निश्चित रूप से हमें ये करना है कि सभी टीचर का आंकड़ा, वो मोबाइल नंबर है या स्कूल के कॉन्टेक्ट नंबर है, वो बिल्कुल सही होके आ जाए, क्योंकि तो इसके ऊपर बहुत ही प्रश्न चिन्ह उठ जाएंगे डेटा की क्वालिटी के बारे में। एक तो ये बात थी, ये सारा डेटा पब्लिक डोमेन में आ गया है। इसी तरह आपका सारा डेटा 85 लाख टीचर्स का डेटा हमने हमारी वेबसाइट जो dice.in और स्कूल रिपोर्ट .in है वहां पे भी दे दिया है। किसी भी स्कूल का डेटा जो आपने दिया है उसी रूप में आप जाके वापस देख सकते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा, आप अपने स्कूल का पिछले 10 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड स्कूल रिपोर्ट कार्ड .in के ऊपर जाके देख सकते हैं। वहां पे आपका हेडमास्टर का नाम, प्रिंसिपल का नाम अगर आपने दिया है तो वो भी है, और स्कूल की सारी जानकारियां एक पेज में, और RT से संबंधित दूसरी जानकारियां स्कूल रिपोर्ट कार्ड .in पे उपलब्ध है। पूरे भारत के सभी 15 लाख स्कूल का पिछले 10 साल का डेटा इंग्लिश और हिंदी में वहां पे उपलब्ध है, और 2 पेज का डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट कार्ड भी वहां पे अवेलेबल है। नीपा एक साल में जो आपके डेटा के बेसिस के ऊपर 13 पब्लिकेशन निकालता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट कार्ड हो, स्टेट रिपोर्ट कार्ड हो, एलिमेंट्री एजुकेशन रूरल इंडिया हो, अर्बन इंडिया हो, प्लस स्टैटिस्टिक्स हो, सेकेंडरी एजुकेशन का
या एलिमेंट्री का या एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स हो या थीमेटिक मैप हो या ग्राफिक प्रेजेंटेशन हो, ये सारे के सारे आंकड़े आप पब्लिकेशन आप बिना कॉस्ट के बिना रजिस्ट्रेशन के डाइस.इन पे और स्कूल रिपोर्ट कार्ड.इन पे देख सकते हैं। आपकी जो डाइस और स्कूल रिपोर्ट कार्ड.इन जो वेबसाइट्स है उनको 4 नेशनल अवार्ड से भी दे आर द रेसिपिएंट ऑफ 4 नेशनल अवार्ड। इसके सही हकदार अगर कोई है तो आप जैसे व्यक्ति जो यू डाइस के कार्य से स्कूल से लेके राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हुए हैं उन सबको इसका श्रेय जाता है। तो ये टीचर का आंकड़ा पब्लिक डोमेन में आ गया है। ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री है वो भी उसको यूज कर रही है। एक नेशनल पोर्टल बन रहा है टीचर का मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी द्वारा, वो भी उसी को यूज कर रहा है। एक स्टडी अभी एमएचआरडी ने नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के दी है कि आप डाइस के डेटा के बेसिस के ऊपर एस्टिमेट करके बताओ स्कूल में कितने टीचर की जरूरत है और कितने टीचर है, गैप कितना है दोनों में, वो करके बताओ। तो हमारा डेटा टीचर्स का और बाकी यू डाइस का सारा पब्लिक डोमेन में है। तो और टीचर के जो हमारा डेटा है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, बट अभी उसमें बहुत कमियां हैं। 2-4 कमियां मैं आपको बता देता हूँ। एक कमी तो है टीचर की एज के बारे में। हमारा डेटा, आप भी अपना डेटा वापस जाके चेक कर लेना, ये बताता है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे स्कूलों के अंदर 100 साल से भी ज्यादा टीचर, 120 साल का टीचर पढ़ा रहा है, 90 साल का टीचर पढ़ा रहा है। अरे भैया ये ठीक हो तो इसको ठीक रखना, ठीक नहीं करना है, हमें चेक करना है, करवाना है, चेंज नहीं करना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसको चेंज कर दें आप, हम तो कह रहे हैं आप चेक कराओ कि 100 साल का टीचर है तो उसको रहने दो, नहीं है तो उसको स्कूल के मार्ग पर ठीक करवाओ। भैया ये 100 साल का टीचर कहां से आ गया। और दूसरी तरफ बहुत सारे टीचर आपने बताया 18 साल से भी छोटा है आपके राज्य में है तो उसको रहने दें, नहीं तो उसको भी उसको भी चेक करवा लें। चेंज नहीं करें, स्कूल से दिखवा दें कि भैया ये ठीक है क्या। हो सकता है कोई पैरा टीचर हो और कोई 18 साल से छोटा हो, लेकिन ऐसे टीचर की संख्या बहुत ही कम होनी चाहिए या नगण्य होनी चाहिए। ये 2 चीजें हैं। उसके बाद में बहुत सी बार हमने बताया है टीचर हमारे स्कूल में वो हायर सेकेंडरी पास है, लेकिन उसकी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बताई है आपने वो बताइए बीएड और एमएड, ये तो हो ही नहीं सकता। इसी तरह हमने पूछा है आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, टीचर ने कहा कि मैं हायर सेकेंडरी पास हूँ। और फिर अगले प्रश्न में पूछा है आपने फिजिक्स कौन सी क्लास तक पढ़ी है, तो कहता है मैंने तो ग्रेजुएट तक पढ़ी है, पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ी है, पीएचडी तक पढ़ी है। तो डेटा के अंदर इनकंसिस्टेंसी है अभी भी, उसको ठीक करवा लें। कुछ और कमियां छोटी मोटी है, जैसे बहुत से स्कूल में पिन कोड भी बदल दिया है, पिछले सैकड़ों स्कूल का पिन कोड बदल गया है। पिन कोड तो एक ही होना चाहिए, आप जिस स्कूल में है उससे संबंधित जो पोस्ट ऑफिस है उसी से आपका लिंक है पोस्ट पिन कोड। अगर पिछली बार गलत था आप ठीक कर दिया तो अलग बात है, अन्यथा पिन कोड तो चेंज बार बार नहीं होना चाहिए। उसी तरह बहुत से स्कूल ने ये बताया है कि इस बार हमारा स्कूल रूरल एरिया में, हरियाणा में भी है, पूरे भारत में, ठीक है रूरल एरिया में है तो लेकिन बहुत से स्कूल ने बताया कि हमारा स्कूल पिछले साल रूरल एरिया में था अब अर्बन एरिया में, नहीं पिछले साल अर्बन एरिया में था अब रूरल एरिया में। ये कैसे संभव है? रूरल से अर्बन तो संभव है, बट अर्बन से वापस रूरल कैसे हो गया? निश्चित रूप से हमारे डेटा के ऊपर बहुत ही बड़ी ये प्रश्न चिन्ह लगाता है। हमें इसको अच्छी तरह से जांच लेना चाहिए, परख लगा लेना चाहिए। डेटा के अंदर और भी कमियां हैं, आरटी का डेटा पूरा नहीं आ रहा है, एनरोलमेंट बाय स्ट्रीम पूरा नहीं आ रहा है, एनरोलमेंट है वो स्कूल ने ये नहीं बताया कौन सा स्ट्रीम है नहीं है। एक और ही बात की महत्वपूर्ण वेरिएबल है जिसके अंदर हमें और इम्प्रूव करने की जरूरत है, वो है एफिलिएशन। स्कूल का एफिलिएशन कौन से बोर्ड से, या तो सीबीएसई से होगा या स्टेट बोर्ड से होगा, लेकिन हमने ज्यादातर स्कूल में दे दिया है अन्य बोर्ड। वो अन्य क्या है हमें नहीं पता है। ये पूरी इस बार जानकारी अच्छी तरह से हमें करवा लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत से धीरे धीरे ये भी ठीक हो रहा है। बहुत से राज्यों ने तो अब अनिवार्य कर दिया है 11 डिजिट का स्कूल कोड। एक तरफ तो जो स्कूल छूटी गई थी वो हमसे जुड़ रही है, दूसरी तरफ जो जुड़ रही है उसमें से बहुत से स्कूल हमें ये नहीं बता रही है कि उनका एफिलिएशन कौन से स्कूल से। ये बहुत से स्कूल में, जैसे मैंने पहले भी बताया, अभी भी स्कूल का नाम भी गलत लिखा हुआ है। बहुत से राज्यों ने तो अभी अनिवार्य कर दिया है। अनिवार्य मतलब ये कहा है, जैसे गुजरात है, उन्होंने कहा है कि अगर टीचर का नाम लगातार किसी भी स्कूल में 3 साल तक डाइस के अंदर है तो हम उस व्यक्ति को परमानेंट पोजीशन निकलेगी तो उसके लिए कंसीडर करेंगे।
ये पहला राज्य है जिसने ये किया है। इसी तरह हमारा डेटा अनेक रूप में यूज हो रहा है, उसमें छोटी मोटी जो कमियां रह गई है उसको ठीक करवाने का कर्तव्य हम सब के ऊपर है। ये सब लोग आप लोग ही करवा सकते हैं, क्योंकि स्कूल लेवल पे जो चेकिंग होती है वो ब्लॉक लेवल पे नहीं हो सकती, क्लस्टर पे भी थोड़ा बहुत हो सकती है, बट जिला लेवल पे, राज्य लेवल पे और राष्ट्रीय स्तर पर आते आते तो ये बहुत ही असंभव है कि हम इस तरह की चेकिंग करवा पाए। आप लोग जो MIS वाले हैं, चाहे ब्लॉक लेवल पे काम कर रहे हैं या जिला स्तर पे काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपने कंसिस्टेंसी मॉड्यूल जो यूडाइस में दिया गया है उसको चेक कर ही लिया होगा। आप ये इंश्योर कर ले 2015-16 में मेवात जिले के अंदर 5 ब्लॉक्स के अंदर एक भी ब्लॉक में एक भी स्टार नहीं है जब इनकंसिस्टेंसी चेक करते हैं। तो जितने ज्यादा स्टार आपके कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डेटा की कंसिस्टेंसी मॉड्यूल को चलाते हुए आ रहे हैं, उसका मतलब हमारे डेटा की क्वालिटी उतनी थर्ड क्लास है। Let us resolve that, let there be no star while checking the consistency module। हमारे डेटा के अंदर 15-16 में एक भी नहीं आए, तभी हम कहें कि हमारी डेटा की क्वालिटी गुणवत्ता 2015-16 में और अच्छी हो गई है। सभी छूटे हुए विद्यालयों को हमने हमसे जोड़ लिया है, हमने थोड़ा चेक करवा लिया है क्लस्टर लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, और अब हम कह सकते हैं कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल 15-16 में हमारे डेटा की क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, गुणवत्ता, कवरेज, यूटिलाइजेशन, शेयरिंग और डिसेमिनेशन और बेहतर हो गया है। इस कार्य को केवल हम आप लोगों की मदद से ही इसको ठीक करवा सकते हैं और कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। You have played a very important role in the past, and we firmly believe that you will continue to play a very important role in the coming years, so that UDICE data is further improved, quality और अच्छी हो जाए। आप लोगों ने इतना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने हमें यहाँ पर आज इस मीटिंग के लिए, इस डायलॉग के लिए बुलाया, उसके लिए मैं जिला एजुकेशन ऑफिसर का, डिप्टी DO का, BEO का, DEO का, बाकी सभी संबंधित अधिकारियों का और विशेष रूप से आप सब लोगों का जो हमारे कार्य से, यूडाइस के कार्य से सीधे रूप से जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और थैंक यू वेरी मच।